हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग केमिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आज हम लोग कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है दैट एन एलिमेंट x शोज वेरिएबल वैलेंसीज ऑफ 3 and 5, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड्स। मतलब एक एलिमेंट x है जो दो अलग अलग टाइप का वैलेंसी शो करता है, जिसके वजह से वो +3 स्टेट भी बना सकता है और +5 स्टेट भी बना सकता है। और उसका फॉर्मूला हम लोगों को ऑक्साइड के साथ लिखना है। मैं प्लस लेकर इसीलिए चल रही हूँ क्योंकि ऑक्साइड नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर जो भी कंपाउंड बनेगा दैट शुड डेफिनेटली फॉर्म बिटवीन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव आयन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखने में हमें इजी हो, इसके लिए हम लोग एक वैलेंसी को प्लस लेंगे और दूसरे वाले वैलेंसी को हम माइनस लेंगे। ठीक है, सो जैसे कि x का दो वैलेंसीज यहाँ पर पॉसिबल है, तो सबसे पहले x एक ऐसा एलिमेंट है जिसका दो तरीके का वैलेंसी है। ठीक है, सो पहला इसका वैलेंसी दिया हुआ है एज 3 और दूसरा इसका वैलेंसी दिया हुआ है एज 5। ओके, अभी अगर इस तरीके का कुछ सिचुएशन है तो x बना सकता है x + 3 और x बना सकता है x + 5। ठीक है, इस तरीके का है आयंस जो x बना सकता है। आई नो अभी तक आप लोगों ने x + 5 टाइप का कोई भी चार्ज वाला आयन नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको +5 चार्ज लेकर काम करना है। अब इसका फॉर्मूला आपको इसके ऑक्साइड के साथ बनाना होगा। तो x + 3 को हम ऑक्साइड मतलब क्या होता है, ऑक्साइड मतलब होता है O2- आयन। इसको O2- के साथ में हम इंटरचेंज करेंगे एंड x + 5 को भी O2- के साथ इंटरचेंज करके फॉर्मूला लिखेंगे। तो आप बताइए कि x 3+ और O2- कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए, और x + 5 और O2- कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए। तो अपने आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो x + 3 और O2- अगर इन दोनों को हम कंबाइन करना चाहें तो सबसे पहले तो ये जो 3 है, जैसे इस चीज़ के लिए अगर मैं यहाँ लिखूँ 3 और O के लिए लिखूँ 2, तो 3 इधर आ जाएगा और 2 x के पास चला जाएगा। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा दैट शुड बी X2O3। ये आपको आंसर मिलना चाहिए, है ना। सो ये आपका फर्स्ट का आंसर होता है X2O3। अगर आपने ऐसा आंसर लिखा है कमेंट सेक्शन में देन इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट वाले के लिए हम लोग देख रहे हैं x का अगर +5 वैलेंसी है तो x के पास 5 है वैलेंसी में, चार्ज में, एंड O2- के पास 2 है। तो इस 5 को ऑक्सीजन के पास ले जाएंगे, 2 को x के पास लेके आएंगे, तो फाइनली क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला मेरा यहाँ पर बन जाएगा X2O5। ठीक है, सो इस तरीके का कुछ फॉर्मूला बनता है। ओके, अगर इस तरीके के फॉर्मूला का अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं या एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों का जो आंसर है वो X2O3 एंड X2O5 होगा। अगर नहीं तो फिर आपको सोल्यूशन दिख रहा है स्क्रीन पर, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो बाय मास ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोगों को समझना है। तो यहाँ पर CaCO3 और H2SO4 ये दो कंपाउंड्स के फॉर्मूला लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पर रेशियो बाय मास फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो बाय मास फाइंड आउट करना है। ओके, सो रेशियो बाय मास किसका, कंबाइनिंग एलिमेंट्स का। जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं उनका उनके मास का रेशियो फाइंड आउट करना है।
तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहचानते हैं कि किसी भी कंपाउंड में जो कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट है, पहले ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो अगर सबसे पहले यहाँ से शुरू करें हम लोग फर्स्ट कंपाउंड के लिए CaCO3 के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कैल्शियम दिखेगा। फर्स्ट यहाँ पर आपको कैल्शियम दिख रहा है, देन यहाँ पर कार्बन दिख रहा है, राइट, एंड ऑक्सीजन दिख रहा है, दैट इज़ O। ओके, तो अब इन तीनों एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास फाइंड आउट करना है। रेशियो बाय मास हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैल्शियम का कितना मास कंबाइन कर रहा है या कितना एटम कंबाइन कर रहा है, कार्बन का कितना एटम कंबाइन कर रहा है और ऑक्सीजन का कितना एटम कंबाइन कर रहा है, फिर उसको उसके मास के टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओनली 1 कैल्शियम इज़ कंबाइनिंग, यहाँ पर एक ही कार्बन कंबाइन कर रहा है, ओनली 1 कार्बन इज़ कंबाइनिंग, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन देखा जाए तो 3 ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब सबके वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ पुट करने के टाइम पे एक कैल्शियम के लिए, 1 कैल्शियम एटम के लिए हम कितना रिलेटिव मास लेते हैं, 40U लेते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, कैल्शियम के लिए 40 लिया जाता है एटॉमिक मास, एंड कार्बन के लिए उसी तरीके से क्या वैल्यू होता है, 12 होता है, एंड ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, 16 होता है। तो इस 16 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, बिकॉज यहाँ पर 3 टाइम्स ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली जो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 40, और कार्बन के लिए 12 एंड ऑक्सीजन के लिए 48। ओके, 16 इंटू 3 करके 48 आ जाएगा। अब इन तीनों नंबर्स का रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब 40:12:48, 3 टर्म्स वाला रेशियो यहाँ फाइंड आउट करना है। और यही किसके बराबर होगा, यही कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन के मास के रेशियो के बराबर होगा। यही फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था। तो 40:12:48, इसमें आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो आपको सिंप्लीफाई करना है कॉमन फैक्टर्स ढूंढ करके। तो 40, 12 और 48 में अगर हम 2 से कैंसिल करना चाहें तो इसको अगर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो दैट इज़ गिविंग अस 20, इसको 2 से भी कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 6 मिलेगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 24 मिलेगा। अभी भी इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, फिर से 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 मिलेगा, अगेन 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 मिलेगा, अगेन 2 से कैंसिल करेंगे तो 12 मिलेगा। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर मतलब तीनों में वो फैक्टर कॉमन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई 2 में कॉमन है, जैसे 3 और 12 में 3 कॉमन है लेकिन 10 में 3 नहीं है, 10 के किसी भी फैक्टर में आपको 3 नहीं मिलेगा, उसके किसी भी मल्टीपल में 3 नहीं है, तो इसलिए अब हम कैंसिल नहीं कर सकते, अब यहाँ पर हमको स्टॉप करना होगा, है ना। तो आपको इतना ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई करना है कि एक टाइम के बाद कॉमन फैक्टर मिलना बंद हो जाए। तो 10:3:12 जैसे आपको मिल गया तो मतलब ये हुआ कि अब आपको कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो फाइनली जो आपका मास का जो रेशियो आ जाएगा कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन का, सो दैट वुड बी 10:3:12। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। तो यही आपको एक्चुअल में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। रेशियो बाय मास मतलब कंबाइनिंग एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं उन एलिमेंट्स के मास को पहले आपको देखना है कि कितना मास कंबाइन कर रहा है उस कंपाउंड को बनाने के लिए, और उन सारे एलिमेंट्स का एक साथ में रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर 3 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं तो 3 एलिमेंट्स का मास का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो 3 टर्म वाला रेशियो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं तो फिर 2 एलिमेंट के मास का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, 2 टर्म वाला रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो एज पर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाट शुड बी हाइड्रोजन इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन,
तो आप क्या जवाब देंगे बताइए, कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व करके बताइए कि सेकंड वाला अगर आपको इसी तरीके से सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे। H:S:O, हाइड्रोजन टू सल्फर टू ऑक्सीजन, इन तीनों के मास का रेशियो अगर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तो क्या लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको देखना है कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, सल्फर का एक ही एटम है, ऑक्सीजन के उस तरीके से 4 एटम्स हैं। अब इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो 2 हाइड्रोजन मतलब इसका मास हो गया 2U, सल्फर एक ही है मतलब इसका मास हो गया 32, एंड 4 ऑक्सीजन, 4 टाइम्स दैट ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16 है तो 4 टाइम्स ऑक्सीजन 64 होगा, राइट। अब इसको हम एक ही बार कैंसिल कर सकते हैं, तो अगर हम 2 को एक बार कैंसिल करते हैं तो 2 के जगह मुझे 1 मिलेगा। अगर 2 को 2 से कैंसिल किया जाए, 32 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 16 मिलेगा, एंड 64 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 32 मिलेगा। तो फाइनली जो आपका रेशियो होगा वो होगा 1:16:32, ठीक है। सो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर, 1:16:32, एंड दैट वुड बी द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू सल्फर टू ऑक्सीजन, ठीक है। उसके मास का रेशियो इस तरीके से फाइंड आउट होता है। तो ये एक नया तरीके का क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी है, नथिंग डिफ़िकल्ट। यहाँ पर बस आपको आइडेंटिफाई करना है कितने एटम्स है, उसका मास पुट करना है, कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करने हैं, एंड सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इट इज़ आई होप वेरी इजी, आपको समझ आ जाना चाहिए अभी तक। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ओके, राइट द कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नीचे दिए गए जो भी कंपाउंड्स हैं, आपको 3 यहाँ पर कंपाउंड्स दिख रहा है, इन तीनों कंपाउंड्स में आपको कैटायंस और एनायंस पहचानना है, ठीक है, कि कौन से कंपाउंड में कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। और इफ़ एनी का भी यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया, इसका मतलब ये है कि इसमें से एक ऐसा कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है जिसमें कैटायंस एनायंस नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दैट एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जवाब भी लिखते जाइए, एंड साथ साथ में जब मैं स्क्रीन में सॉल्व करूँ तो उसके साथ आप अपना मैच भी कर लीजिए कि आपने सही आंसर लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट जो आपको फॉर्मूला दिया गया है दैट इज़ CH3COONA। अब इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है उसको बाद में लिखा गया है बिकॉज इट इज़ अ ऑर्गेनिक सॉल्ट, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जैसे हम लोग नॉर्मली NaCl लिखते हैं तो उसमें पॉजिटिव पहले लिखते हैं, नेगेटिव बाद में लिखते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स में ज़्यादातर कहीं कहीं किसी एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि नेगेटिव को पहले लिखा गया है फॉर्मूला में, पॉजिटिव को बाद में लिखा गया है। तो उसी तरीके का ये एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर पॉजिटिव को बाद में लिखा गया है, सो Na+ यहाँ पर है बाद में, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका एनायन पार्ट है, इसको हम एसिटेट आयन बोलते हैं, CH3COO-। सो दिस इज़ द एसिटेट आयन। तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ एसिटेट आयन, और ये एक ऑर्गेनिक आयंस में आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुझे ये आयंस मिलता है। सो ये एक तरीके का एनायन हो गया। तो इस कंपाउंड में जो एनायन है दैट इज़ एसिटेट आयन, दैट इज़ CH3COO-, एंड सोडियम आयन इज़ द कैटायन दैट इज़ प्रेजेंट हियर। सो इस तरीके से आपको कैटायंस और एनायंस आइडेंटिफाई करना है। आई होप अगर समझ नहीं आया तो यहाँ मैंने जैसे समझाया तो आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड वाला H2 एक तरीके का कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, इसमें कोई कैटायन नहीं है, तो आपको यहाँ पर बोलना है नो कैटायन और एनायन प्रेजेंट, ठीक है, कोई भी कैटायन एनायन यहाँ नहीं है। वाई, व्हाट इज द रीजन? H2 इज अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। कोवैलेंट का मतलब क्या होता है? H2 जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बना है, इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने से नहीं बना है। कैटायन एनायन से हाइड्रोजन H2 नहीं बना हुआ है। इट इज़ मेड अप ऑफ यूजिंग द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मेथड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से H2 बना है, इसलिए वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, इसलिए उसमें आपको कैटायंस एनायंस नहीं दिखता है।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट इसका एक टाइप है NH4NO3। तो इसका तो आंसर आपको पता होना ही चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अगर आंसर पता है तो इसका आंसर होगा NH4 प्लस। अगर हम बोलें तो NH4 प्लस इज अमोनियम आयन, ओके। एंड अमोनियम आयन बोलने का मतलब है कि यहाँ प्लस आपको दिख रहा है तो ये क्या हो गया, ये कैटायन हो गया, राइट। और NO3 के साथ माइनस चार्ज लगता है तो NO3 इज अ काइंड ऑफ एनायन, राइट। तो NH4 प्लस कैटायन है और NO3 माइनस एनायन है। NO3 माइनस का नाम नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो नाम के साथ सिंबल ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग represents a correct formula CaCl, AlPO4, KSO4 और NaS। तो यहाँ 4 अलग अलग तरीके के केमिकल फार्मूला लिखे हुए हैं। आपको यहाँ बताना है कि इन चारों में से करेक्ट फार्मूला कौन सा है, मतलब किसमें गलती नहीं है, कौन सा करेक्ट है। तो आप सोचिए और सोच करके जवाब अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो एक एक करके सारे फार्मूलाज को देखते हैं, उसके बाद समझ आ जाएगा विच ऑफ देम इज़ द मोस्ट करेक्ट फार्मूला। अगर ये देखें CaCl देखते हैं तो कैल्शियम Ca2 प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो अगर इंटरचेंज होगा तो यहाँ क्या बनना चाहिए था, CaCl2 बनना चाहिए था, लेकिन क्या लिखा हुआ है, CaCl लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये फर्स्ट फार्मूला आपका गलत है, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड वाले के लिए, एल्यूमिनियम के लिए हम क्या लिखेंगे, Al3 प्लस, और PO4 के लिए हम जनरली क्या लिखते हैं, PO4 3 माइनस। 3 प्लस और 3 माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेगा, फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा, AlPO4। दैट मीन्स दिस वाज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट सेकेंड जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है क्योंकि वो मैच करता है हमारे खुद के कॉन्सेप्ट से। सो AlPO4 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से थर्ड वाला और फोर्थ वाला भी अगर हम लोग समझना चाहें तो वो दोनों भी गलत ही हैं। कैसे गलत हैं, पोटाशियम के लिए हम K प्लस लिखते हैं एंड SO4 के लिए SO4 2 माइनस लिखते हैं। इंटरचेंज होता है तो यहाँ पर K2SO4 बनता है, जबकि क्या लिखा हुआ है, KSO4, यहाँ 2 है नहीं, यहाँ पर 2 गायब है, K के साथ 2 लगना चाहिए था तो वो सही होता, लेकिन 2 है नहीं, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग फार्मूला। Na के लिए हम क्या लिखते हैं, Na प्लस, और S के लिए क्या लिखते हैं, S2 माइनस। तो अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनना चाहिए, Na2S बनना चाहिए, लेकिन क्या लिखा हुआ है, NaS लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स दिस फार्मूला वाज आल्सो रॉन्ग। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ऑप्शंस देख के। अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो आप ऑप्शंस देखकर एनालाइज करके समझा पाएंगे कि कौन सा फार्मूला करेक्ट तरीके से लिखा हुआ है और कौन सा गलत तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए और मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, एक एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। पहला पॉली एटॉमिक कैटायन का और दूसरा पॉली एटॉमिक एनायन का। पॉली एटॉमिक का मतलब आई होप यू रिमेंबर, मैंने पहले पढ़ाया है पॉली एटॉमिक आयन के बारे में, याद होना चाहिए। पॉली एटॉमिक मतलब एक ऐसा आयन जिसमें एक से ज़्यादा तरीके के आयन्स पहले से प्रेजेंट हो, है ना, एक से ज़्यादा तरीके के एटम्स जिसमें प्रेजेंट हो और उसमें ओवरऑल चार्ज हो, उसको हम पॉली एटॉमिक कहते हैं। पॉली मतलब मैनी होता है, एटॉमिक मतलब एटम्स का बना हुआ। तो अगर आपको आंसर आता है तो आप फटाफट से इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। अच्छा, अभी जैसे आपको जितने भी आयन्स बताए गए हैं उसमें एक ही एग्जाम्पल आप देखते हैं पॉली एटॉमिक कैटायन का, दैट इज़ NH4 प्लस, ओके, अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन एक तरीके से आपके सिलेबस में एक तरीके का एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है पॉली एटॉमिक कैटायन का। सो अमोनियम आयन इज दैट आयन विच इज़ पॉली एटॉमिक एंड दैट टू इट इज़ अ काइंड ऑफ कैटायन ऑल्सो, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। पॉली एटॉमिक एनायन के कई एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप SO4 2 माइनस लिख सकते हैं, है ना, SO4 2 माइनस लिख सकते हैं, SO3 2 माइनस लिख सकते हैं, NO3 माइनस लिख सकते हैं, NO2 माइनस लिख सकते हैं, ठीक है, PO4 3 माइनस लिख सकते हैं,
PO3 3 माइनस लिख सकते हैं, CO3 2 माइनस, देन HCO3 माइनस, OH माइनस। ओके, सो इस तरीके से कई आपने पढ़ लिया है अभी तक, बहुत सारा आपने पॉलीएटॉमिक एनायन पढ़ लिया है, तो इसमें से जो आपको याद रहता है वो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। लेकिन पॉलीएटॉमिक कैटायन का एक ही एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में टिल नाउ। अभी तक जितना भी आपने आयन्स पढ़ा है उसमें पॉलीएटॉमिक एनायन में अमोनियम आयन ही एक ऐसा आयन है जो पॉलीएटॉमिक है, ठीक है। कैटायंस में, एनायंस में तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, एनी वन यू कैन राइट। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ वेरी इजी वन। ये अगर आपको याद है तो बहुत ही इजी है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है। यू जस्ट हैव टू राइट द लैटिन नेम्स ऑफ गोल्ड एंड आयरन। गोल्ड और आयरन का लैटिन नेम्स क्या था? पहले जब इनको ढूंढा गया था तो उस टाइम इनके पुराने जो नाम होते थे वो क्या थे लैटिन में? लैटिन लैंग्वेज से इनको नाम दिया गया था। सो व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ गोल्ड एंड आयरन? ठीक है, इफ़ यू नो द आंसर क्विकली राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन, और जब मैं डिस्कस करूँ तो प्लीज़ टैली योर आंसर्स फ्रॉम द स्क्रीन। ओके, तो चलिए गोल्ड के लिए हम लोग सिंबल AU लिखते हैं, तो AU आता है उसके लैटिन नेम से, दैट इज ऑरम। ओके, एंड उसी तरीके से आयरन के लिए हम लोग सिंबल लिखते हैं Fe, एंड Fe कम्स फ्रॉम द लैटिन नेम फेरम, राइट। सो ऑरम एंड फेरम आर द लैटिन नेम्स ऑफ गोल्ड एंड आयरन रिस्पेक्टिवली। ओके, तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक मेटल है M जिसका सल्फेट का फॉर्मूला है MSO4, तो फिर इसी मेटल M का ब्रोमाइड और फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर मेटल M का डायरेक्टली आपको वैलेंसी नहीं बताया गया है, डायरेक्टली आपको चार्ज भी नहीं बताया गया है कि उसमें कितना चार्ज होगा, किस टाइप का वो आयन बनाएगा, कुछ आपको नहीं बोला गया है। सिर्फ इतना बोला गया है दैट इट इज़ अ मेटल। तो मेटल है तो आपको खुद सोचना है कि वो एक कैटायन बनाएगा। दूसरी बात कि उसके सल्फेट का फॉर्मूला दिया गया है MSO4, तो MSO4 है तो उस MSO4 से हम मेटल M का चार्ज फाइंड आउट करेंगे कि वो कैटायन बनाने के बाद उस पर कितना चार्ज डेवलप होता है, वो हम MSO4 से फाइंड आउट करेंगे। जैसे वो हमें मिल जाएगा, उसके बाद फिर हम M के कैटायन को ब्रोमाइड के साथ कंबाइन करके फॉर्मूला लिखेंगे और M के कैटायन को फॉस्फाइड के साथ कंबाइन करके फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो समझ आ गया होगा क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं। तो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड you can solve and you can write your answer in the comment section. If not then please look into the screen, I'm going to solve it right now. Okay, चलिए सबसे पहला तो मेटल M जो है वो एक तरीके का मेटल है, दैट मीन्स फाइनली वो एक कैटायन बनाएगा आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो एक कैटायन बनाएगा। दूसरी बात कि M का एक फॉर्मूला दिया हुआ है सल्फेट का MSO4। अब हम जानते हैं कि सल्फेट जो होता है वो एक तरीके का एनायन है। सल्फेट इज अ काइंड ऑफ एनायन, राइट। तो MSO4 में सबसे पहले तो जब मैं लिखती हूँ MSO4, तो MSO4 में SO4 एक एनायन है और SO4 का हम चार्ज जानते हैं 2- और इधर M लिखा हुआ है, राइट। अब M के पास इस जगह पर क्या कोई नंबर है? देयर इज़ नो नंबर ऑन द राइट ऑफ M। M के राइट साइड में कोई नंबर नहीं है। अगर M के राइट साइड में कोई नंबर नहीं है और मान लो इसका चार्ज हम X+ ले लेते हैं, हमको नहीं पता X कितना है, तो X का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि 2 होगा तभी यहाँ पर X कैंसिल होगा और तभी यहाँ पर कोई नंबर नहीं आएगा। देखो वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे हम कैल्शियम का एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4।
अब यहाँ पर मान लो कैल्शियम का मुझे फॉर्मूला नहीं पता होता, सिर्फ सल्फेट पता है कि दैट इज़ SO4 एंड कैल्शियम का हम नहीं जानते हैं, दैट इज़ X+, मान लो नहीं जानते हैं हम कि उसका चार्ज कितना है। लेकिन सिंस यहाँ कैल्शियम के बाद कोई नंबर हम नहीं लिखे हैं, इट इज़ CaSO4 डायरेक्टली, देयर इज़ नथिंग मेंशन्ड अबाउट द नंबर ऑफ Ca, नंबर ऑफ Ca इज़ ओनली 1, सो इसीलिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं मेंशन्ड है, जिसका मतलब है कि x का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 2+ होना चाहिए, तभी ये 2 कैंसिल होगा और फाइनली ये फॉर्मूला बताएगा CaSO4। तो उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके मैंने भी यहाँ यूज़ किया है एंड उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू क्या बताएंगे, x का वैल्यू हम लोग कैंसिल करके M2+ बताएंगे। ओके, तो M2+ मेरा उस तरीके से आ जाता है क्योंकि M के राइट साइड में कोई नंबर नहीं आया, जिसका मतलब ये हुआ कि कैटायन और एनायन दोनों के जो चार्ज के मैग्नीट्यूड्स हैं वो बराबर है, तभी तो कैंसिल हो रहा है, तभी कोई नंबर बच नहीं रहा है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर M2+ लिखेंगे, क्योंकि 2 हमें सल्फेट के 2 से ही मिल जाता है, क्योंकि सल्फेट का भी 2 है तभी M का भी 2 होना चाहिए, तभी दोनों कैंसिल होगा और तभी आप MSO4 लिख पाएंगे, जैसे हम CaSO4 लिखते हैं। तो CaSO4 हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि दोनों का 2+2- है, कैंसिल होता है तो डायरेक्टली CaSO4 लिखा जाता है। उसी तरीके से MSO4 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सल्फेट का तो हम जानते हैं कि 2- होता है, लेकिन M का तो हमको पता नहीं है, लेकिन M के आसपास या सल्फेट के आसपास कोई नंबर नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई नंबर अलग से राइट साइड में नहीं लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि चार्जेस ज़रूर कैंसिल होकर के फॉर्मूला लिखा गया है। और चार्जेस कैंसिल कब होगा, जब चार्ज बराबर होगा। तो सल्फेट का तो हम जानते हैं कि 2- होता है, तो इसका 2+ होगा तभी तो कैंसिल होगा। तो उस तरीके से M2+ हमारा यहाँ पर कैटायन का वैल्यू आ जाता है। अब इस M2+ को हम लोग को ब्रोमाइड और फॉस्फाइड के साथ कंबाइन करना है। तो इस M2+ को हम लोगों को ब्रोमाइड के साथ कंबाइन करना है, Br-, और इस M2+ को फॉस्फाइड के साथ कंबाइन करना है, दैट इज PO3 3-। ठीक है, और बताना है फॉर्मूला। तो इतने दूर तक तो मैंने आपको बता दिया, अगर इतने दूर तक आप समझ चुके हैं तो इसके बाद अब मुझे फॉर्मूला बताइए कि M2+ और Br- इन दोनों कंबाइन करने से क्या मिलेगा फॉर्मूला, और M2+ और PO3 3- को कंबाइन करने से क्या फॉर्मूला मिलेगा। इसको सोचिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। Br- और PO3- हम PO3 3- हम कैसे लिख पा रहे हैं, बिकॉज आई हैव मेमोराइज्ड दैट टेबल, आई नो दैट टेबल, और उस टेबल के बिना आप ये सब नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि वो कैटायन और एनायन वाला जो टेबल है NCERT में, रेडिकल्स वाला जो टेबल है, एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल का जो टेबल है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। विदाउट मेमोराइजिंग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, इस 2 को इधर लाएंगे, Br- मतलब Br- 1 को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ फाइनली आपका जो फॉर्मूला बनेगा दैट वुड बी MBr2, क्योंकि 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो फाइनली MBr2 आपका फॉर्मूला होगा। यहाँ पर 2 चला जाएगा PO3 के पास और 3 चला जाएगा M के पास, तो फाइनली यहाँ पर M के पास 3 आ गया और PO3 के पास 2 चला जाता है, तो मुझे ब्रैकेट पुट करना पड़ेगा, होल 2 बनाएंगे उसको। ठीक है, सो M3PO3 होल 2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फॉस्फाइड का, और MBr2 फॉर्मूला हो जाएगा उसके ब्रोमाइड का। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस तरीके के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अगर डायरेक्ट नहीं पूछे जाएं, अगर इनडायरेक्टली इस तरीके से पूछे जाएं तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपको टेबल याद है, अगर आप केमिकल फार्मूला को लेके बिल्कुल थरो हैं, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से है, तो फिर ये सब क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे सब क्वेश्चंस में, है ना। बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है एंड वेरी स्कोरिंग ऑल्सो। ओके, मॉलिक्यूल को देखिए और समझिए कितने एटम्स हैं उसमें, नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, एंड देन वैल्यूज़ पुट करिए एटॉमिक मासेस का, जहाँ मल्टीप्लाई करने का गुंजाइश है वहाँ मल्टीप्लाई करिए, एंड फाइनली ऐड द एटॉमिक मासेस एंड देन यू कैन गेट द वैल्यू। ओके, ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं हम लोग।
यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन को देखा जाए तो यहाँ सिर्फ एक नाइट्रोजन है, सो वी आर गोइंग टू राइट 1 into नाइट्रोजन। एंड अगर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के साथ 2 लगा हुआ है, सो वी आर गोइंग टू राइट 2 into O, दैट इज़ ऑक्सीजन। अब अगर यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो नाइट्रोजन के जगह पर मुझे वैल्यू पुट करना पड़ेगा 14 एंड ऑक्सीजन के जगह पर मुझे वैल्यू पुट करना पड़ेगा 16। बाकी के जो नंबर्स हैं जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे हम लोग, और यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा 14 प्लस 32, बिकॉज 2 into 16 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिलेगा। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है एंड देन यू हैव टू सी हाउ मच वैल्यू यू गेट। सो 46U आपका आंसर आ जाएगा NO2 का, which is the relative molecular mass of NO2. So if you have got 46U as your answer, then your answer is absolutely correct. अगर 46U के अलावा अगर आपका कुछ आ रहा है, कुछ और अगर आपने लिखा है 46 के अलावा अगर कुछ आया है आंसर, तो आप प्लीज़ यहाँ पर स्टेप्स चेक कर लीजिए। मैंने यहाँ स्टेप्स भी लिखा है। अगर कोई गलती है, कोई अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। SO2 को आपको SO2 का आपका फाइंड आउट करना है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए। तो एटॉमिक मासेस हम बता दें, बट एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि एटॉमिक मासेस दिया हुआ रहेगा। सो एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र होता है 32U एंड ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ 16U। ओके, सो टेक योर ओन टाइम, एंड जैसा हम लोगों ने NO2 के लिए फाइंड आउट किया है बिल्कुल वैसे ही SO2 के लिए भी फाइंड आउट करना है। आप अपना वक्त ले लीजिए, समय ले लीजिए एंड सॉल्व करिए फटाफट से एंड कमेंट सेक्शन में जवाब लिखिए, ठीक है। ओके, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको ये सॉल्व करने के लिए। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, ऑल राइट, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको एक सल्फ़र दिख रहा है, यू कैन सी ओनली 1 सल्फ़र, सो वी आर गोइंग टू राइट 1 into S। एंड अगर आप ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन दिखेगा, सो दैट इज़ 2 into ऑक्सीजन। सल्फ़र के जगह पे मुझे सल्फ़र का वैल्यू लिखना पड़ेगा 32 एंड ऑक्सीजन के लिए मुझे ऑक्सीजन का वैल्यू लिखना पड़ेगा दैट इज़ एट 16। और बाकी के जो भी नंबर्स हैं हम लोग उसको एज इट इज़ लिखेंगे, राइट। एंड देन चाहे तो आप ब्रैकेट्स पुट कर सकते हैं एंड देन यू कैन सॉल्व। सो 1 into 32 दैट इज़ गोइंग टू गिव यू 32, राइट, और 1 into 16 इज़ गोइंग टू ऑल्सो गिव यू 32। सो 32 एंड 32 आप ऐड करेंगे तो फाइनली आपको वैल्यू मिलेगा एज 64U एंड 64U आपका आंसर है, जो कि SO2 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। ओके, सो अगर आपका 64U आंसर आ रहा है देन इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन योर स्क्रीन is here you have to calculate formula unit masses of, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है MgOH होल 2 का। ओके, MgOH होल 2, जिसमें मैं मैग्नीशियम के एटॉमिक मास के बारे में आपको बताऊं तो वो होगा Mg इज़ हैविंग 24U मास, एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है दैट इज़ 16 एंड हाइड्रोजन दैट इज़ 1, ठीक है।
तो और कोई एलिमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर MgOH बना है। तो इन तीनों का एटॉमिक मासेस मैंने आपको दे दिया। ओके, तो चलिए इसका आंसर सॉल्व करते हैं, कितना आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम मैग्नीशियम देखें तो मैग्नीशियम यहाँ पर मुझे एक ही दिख रहा है, कोई और नंबर नहीं है मैग्नीशियम के आसपास, जिसका मतलब है कि मैग्नीशियम सिर्फ एक ही है। तो 1 मैग्नीशियम हम लिख सकते हैं, 1 × Mg लिख सकते हैं मैग्नीशियम के लिए। और अगर इस ब्रैकेट को देखा जाए तो हम फिर प्लस लगाएंगे और एक ब्रैकेट शुरू करेंगे। ब्रैकेट के अंदर एक ऑक्सीजन है तो हम 1 × ऑक्सीजन लिखेंगे, प्लस हाइड्रोजन के लिए हमें भी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो हम 1 × H लिखेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन ब्रैकेट के बाहर आपको ये 2 दिख रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस 2 टू द होल ब्रैकेट। ओके, अभी वैल्यूज पुट करते हैं। मैग्नीशियम के लिए हम लिखेंगे 24, ऑक्सीजन के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 16, हाइड्रोजन के लिए लिखना पड़ेगा 1, और बाकी के जो भी नंबर्स पहले से थे उसको हमको यहाँ रिपीट करके लिख देना है। Okay, like this we have to write the repeated numbers again, उसको फिर से हम लिख देंगे यहाँ and then अब solve करेंगे। So 1 × 24 we all know that is 24, प्लस ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर 1 × 16 is 16 and 1 × 1 is 1, okay, into 2। अभी फिर से ब्रैकेट के अंदर वाला हम पहले सॉल्व करेंगे। 1 + 16 दैट गिव्स यू 17, 17 × 2। अब मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, एडिशन बाद में होगा। तो यहाँ पर 24 + 17 × 2 इज़ 34। अब इन दोनों को ऐड करने पर मेरा आंसर यहाँ आ जाएगा 58U। तो आपका भी आंसर 58U आना चाहिए, इट शुड नॉट बी समथिंग एल्स, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ स्ट्रेट बिल्कुल कैलकुलेशन है, कोई बहुत ज़्यादा पेचीदा कैलकुलेशन नहीं है। तो आपका 58U आना चाहिए आंसर में, ठीक है। सो अगर आपका कुछ और वैल्यू आया है, MgOH2 का फॉर्मूला यूनिट मास अगर कुछ और आया है, तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टेप में अगर आपने कुछ गलती की है या कुछ मिस कैलकुलेशन हुआ है, तो आप यहाँ पर स्टेप्स देखकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन वेरीफाई योर आंसर फ्रॉम हियर। सो 58U विल बी द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ MgOH2। ऑल राइट, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फॉर्मूला यूनिट मास ही आपको कैलकुलेट करना है उसमें भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है NH4Cl। Next question is NH4Cl. So I hope by now you know the atomic masses. But फिर भी जिनको अभी तक याद नहीं हुआ है उनके लिए मैं बताऊं कि नाइट्रोजन के लिए हम लिखते हैं 14U, that is the atomic mass. हाइड्रोजन के लिए सबको पता है that is 1U, and क्लोरीन के लिए हम लिखते हैं 35.5U. ओके, सो मैंने एटॉमिक मासेस भी आपको बता दिया, जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब के एटॉमिक मासेस भी मैंने लिख दिया है NH4Cl में। एंड NH4Cl के इन सारे एटॉमिक मासेस को इस्तेमाल करके आप देखिए कहाँ पर किसके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए एंड फाइनली आंसर बताइए। सो टेक योर टाइम, कैलकुलेट एंड देन टेल मी द आंसर। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको नाइट्रोजन के आसपास कोई नंबर नहीं दिख रहा है, नाइट्रोजन अकेला है, दैट मीन्स ओनली 1 नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट, राइट। सो यहाँ पर हम 1 × N लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के राइट साइड में आपको ये 4 दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज़ कंटेनिंग 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सो +4 × H लिख सकते हैं। क्लोरीन के राइट साइड में यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर एक ही क्लोरीन है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 × Cl। ओके, अब सबके वैल्यूज़ पुट करेंगे। नाइट्रोजन के लिए हम लिखेंगे 14, हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे 1 एंड क्लोरीन के लिए आई वुड राइट 35.5। ओके, बाकी के जो भी नंबर्स हैं जो रिपीट होते हैं उनको हमको लिख देना है। चाहे तो आप ब्रैकेट भी पुट कर सकते हैं फॉर मोर कन्वीनियंस।
लाइक दिस। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 14 इंटू 1 इज़ 14, 4 इंटू 1 इज़ अगेन 4 एंड 1 इंटू 35.5 इज़ अगेन 35.5। तीनों नंबर्स ऐड करने के बाद फाइनली जो आपका वैल्यू आना चाहिए दैट शुड बी 53.5 U। ठीक है, सो आपका आंसर अगर 53.5 U आया है देन योर आंसर इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर नहीं आया है तो देन यू कैन चेक योर आंसर, वेरीफाई योर आंसर फ्रॉम द स्क्रीन एंड चेक विच स्टेप यू हैव डन रॉन्ग। कौन से स्टेप में आपका गलती हुआ है, यहाँ से आप स्टेप्स मैच कर सकते हैं। ठीक है, सो 53.5 U आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, तो इसके बाद NCERT का ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट से पहले। ओके, सो इस इन टेक्स्ट क्वेश्चन को आपको एज होमवर्क सॉल्व कर लेना है और मैंने भी यहाँ पर आपको समझाया है किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस कि आपने सही से सॉल्व किया या नहीं, या इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और अपने से पहले बनाइएगा फिर इस सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, तो टैली करने के लिए कि आंसर सही है या नहीं, इसको आप एज होमवर्क बना लीजिएगा। एंड आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किया है रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मासेस एंड फार्मूला यूनिट मास, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सबके यहाँ पर एटॉमिक मासेस ऑलरेडी दिए हुए हैं और बुक में भी ऑलरेडी है NCERT में, तो वहाँ से भी आप देख करके कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप मॉलिक्यूलर मास टॉपिक क्लियर है एंड फार्मूला, केमिकल फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आज हम लोगों ने डिस्कस किया वो भी आपका क्लियर है, राइट। तो लेट अस सी इफ़ रिवीजन क्लासेस अगर करवाना होगा तो देखते हैं, हम लोग रिवीजन कर सकते हैं फर्स्ट टर्म सिलेबस का। अदरवाइज़ हम लोग मोल कॉन्सेप्ट शुरू कर सकते हैं, सेकेंड टर्म पोर्शन शुरू कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ स्टिल टाइम फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। काफ़ी टाइम है अभी भी, विल गेट सम क्लासेस। तो देखेंगे, अगर प्लान कर पाएँ तो हम लोग या तो मोल कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे या तो हम लोग रिविजन से शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम and till then you can just revise over and ये in text questions ज़रूर से practice कर लीजिएगा। okay, thank you।